हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जो कि है प्राइस मैकेनिज्म। इसमें हम प्राइस मैकेनिज्म में हम मेन कंसेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिमांड का पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट है डिमांड। वन ऑफ द मोस्ट हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी बिजनेस सर्विसेज survival is demand. A company is concerned with the on profit or sale, both of which are influenced by the demand for its product. ठीक है, सबसे आपको पता ही है पूरा का पूरा जो मार्केटिंग कंसेप्ट है या पूरा का पूरा जो बिजनेस है किस पे सर्वाइव करता है, वो डिमांड पे सर्वाइव करता है। ठीक है, यू नो कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर की जो डिमांड होगी वही हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा सारा बिजनेस किस पे डिपेंड है, डिमांड पे डिपेंड। अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी हम तभी बढ़ाएंगे। ठीक है, प्राइस भी तभी बढ़ाएंगे। डिमांड होता क्या है, डिमांड इम्प्लाइज दैट ट्राइज टू एक्वायर इट, मतलब डिजायर है, हमारे पास इच्छा है। देन विलिंगनेस है पे करने की उसको, एंड एबिलिटी है पे करने की। इच्छा भी है हमारे मन में, यानी कि मैंने कुछ देखा, मान लो मैंने कोई गोल्ड की चीज देखी, मैंने रिंग देखी, मेरी इच्छा है इस रिंग को लेने की। ठीक है, देन विलिंगनेस टू पे, लेकिन मेरे पास उसके उसकी अमाउंट जितनी वो जितने की वो है उतने की पे करने की हैसियत भी है, विलिंगनेस भी है। देन एबिलिटी भी है, यानी कि मैं उसको पे करने के लिए रेडी भी हूँ। विलिंगनेस यानी कि रेडी हूँ, एबिलिटी यानी कि पे कर सकती हूँ। तो वो क्या बन जाएगी, हमारी डिमांड बन जाएगी। अब डिमांड अलग अलग गुड्स पे पहले आगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कैसे होते हैं, फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड होगी। फर्स्ट है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स यानी कि जो सोसाइटी के पर्पस के लिए होते हैं, यानी कि जो हमारे कोई प्रॉफिट के मोटिव से नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ किस मोटिव क्या होता है हमारा, टू सर्व द सोसाइटी। ठीक है, फ्री गुड्स इज वन विच सोसाइटी रिक्वायर्स बट विच दे हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन। इस टाइम ऑक्सीजन और एयर क्या है हमारे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री गुड्स है। ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा। देन पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, पब्लिक गुड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन रिवाइवली, सेकंड इज नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, फर्स्ट इज नॉन रिवाइवली, यानी कि कस्टमर द गुड्स कंज्यूमिंग द गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल टू अदर पीपल। एक जने ने उसको कंज्यूम किया तो दूसरे के लिए उसकी अमाउंट नहीं कम हो जाती। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स हर लोग सारे जने यूज कर रहे हैं, ये नॉन रिवाइवली है, यानी कि इसको एक जना यूज कर रहा है लेकिन दूसरे के लिए इसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसके लिए भी ये स्ट्रीट लाइट ही रहेगी। देन नॉन एक्सक्लूडेबल, विच प्रोवाइड कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग कंज्यूमिंग इट। वन once provided you cannot stop anyone consume it, यानी कि वो चीज जो एक बार प्रोवाइड की जाती है और वो ऐसा नहीं कि आप उसको कंज्यूम करना ही छोड़ दोगे, आप उसको कंज्यूम करते रहोगे। लॉ, फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉ है, जो भी लॉ बने हुए हैं, चाहे वो हमें उन्होंने हमें एक बार उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया लॉ, और हम सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक गुड भी पता चल गए। नेक्स्ट आ गई इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते हैं, जो सच में प्रॉफिट मोटिव या बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। ठीक है, वो गुड्स जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड हो। ठीक है, अ सोसाइटल बेनिफिट्स इज प्रोवाइडेड बाय एन इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो limited in supply, resulting is an opportunity cost. It responds to demand
as economic goods will experience more scarcity, a value which people are willing to pay a premium. The concept of cost opportunity cost is based on scarcity. यानी कि ये इकोनॉमी गुड्स कौन से हुए, ये ऐसे गुड्स हैं जो लोग प्रीमियम पे खरीदने के लिए भी रेडी, यानी कि महंगे खरीदने के लिए भी रेडी, क्योंकि उनकी नीड्स है। ठीक है, ये उनकी नीड्स है, इसलिए वो इसको चाहे हाई हो चाहे लो हो खरीदने के लिए रेडी है, विलिंगनेस है उनके पास पे कर। लेकिन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक सर्विसेज क्या हुई, सेम वैसे ही हुआ, हमें उनसे बेनिफिट्स होते हैं और पीपल रेडी भी है उसको लेने के लिए। इसका बस एक इकोनॉमिक गुड से क्या फर्क है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते, जिसने कंज्यूम करना है ये बस वही ले सकते हैं डायरेक्ट। हाँ जी, गुड समझ में आ गए, क्लियर है गुड्स। हाँ जी, देन टाइप ऑफ डिमांड, नेक्स्ट हम किस पे आ गए, टाइप ऑफ डिमांड पे आ गए, यानी कि अलग अलग गुड्स की डिमांड कैसे होगी। फर्स्ट आ गई डायरेक्ट डिमांड एंड ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या हुई, द कंज्यूमर आर सेड टू हैव अ डायरेक्ट डिमांड, द डायरेक्ट कम फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, डिमांड फॉर फूड क्लोथ एंड हाउस। हमारी डायरेक्ट डिमांड किन के लिए होती है, तीन बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये जो तीन हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमारी जो डायरेक्ट डिमांड होती है ये इन्हीं से ही होती है, इन्हीं से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि हमें अब क्लोथ्स हैं या गुड्स हैं, खाने की चीजें, फूड्स है, वो तो हमें खाना ही पड़ेगा। अब आटा है वो तो घर पे आएगा ही आएगा, उसके लिए डायरेक्ट डिमांड है, चाहे वो महंगा हो जाए चाहे वो सस्ता रहे, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डिमांड में आती है, यानी कि ये कंज्यूमर खुद मांगता है आके कि हमें ये चीजें चाहिए। देन पेरिशेबल गुड एंड ड्यूरेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स दोनों अलग अलग हैं। पेरिशेबल यानी कि नॉन ड्यूरेबल, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि दूध। ठीक है, मिल्क, फ्रूट्स, ये क्या है, जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। ठीक है, फूड, फूड के अंदर जो भी आ गया वो सारी चीजें क्या है, पेरिशेबल है, यानी कि जल्दी खराब हो सकती, जल्दी खत्म हो सकती होती है पेरिशेबल्स। और नॉन पेरिशेबल यानी कि नॉन ड्यूरेबल। पेरिशेबल यानी कि नॉन ड्यूरेबल, नहीं चलने वाली। ड्यूरेबल क्या होता है, लंबा चलने वाली। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबा चलने वाली चीजें, और पेरिशेबल का मतलब है, अगर पेरिशेबल है मतलब कि ये नॉन ड्यूरेबल है। देन ड्यूरेबल आ गई यानी कि नॉन पेरिशेबल। तो नॉन पेरिशेबल कौन सी होंगी, क्लोथ्स, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, मशीन्स, बिल्डिंग्स, शूज, ये सब क्या हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। देन आ गए सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्लियर करना है माइंड में कि सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या फर्क है। सब्सिट्यूट क्या होता है, एक के बदले में दूसरा। ठीक है, सब्सिट्यूट का मतलब है एक के बदले में दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टी नहीं पसंद आई, आई विल टेक इट एज अ कॉफी। ठीक है, मुझे ठंडा पीना है, कॉक नहीं मिली तो स्प्राइट। दैट वे भी एक दूसरे से ये एक दूसरे से सब्सिट्यूट है, कि ये नहीं मिला तो मैं दूसरा ले लूंगा, ये सब्सिट्यूट है एक दूसरे के। मतलब दोनों से इक्वल वैल्यू, इक्वल डिजायर कंप्लीट होगी हमारी। ठीक है, अगर ठंडा ही पीना है ना, तो अगर कोक नहीं मिली तो हम स्प्राइट ले लेंगे। ठीक है, अब थम्स अप ले लेंगे। तो डिजायर तो एक ही थी कि ठंडा पीना है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन से हुए, सब्सिट्यूट गुड हुए। देन आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हुए,
जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। हमने कार तो खरीद ली, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो कार की कोई वैल्यू हुई नहीं। इट मीन्स वो दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल पेन और इंक। पेन है हमारे पास लेकिन उसमें इंक ही नहीं है, तो वो वर्केबल ही नहीं है। तो ये कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि अगर हमें पेन लिया है तो हमें इंक भी लेनी पड़ेगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ। ठीक है, कार लिए तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, डिमांड कैसे चेंज होगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड पॉजिटिवली वर्क करती है, क्योंकि अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, और उसी ऑपोजिट तरफ कार की डिमांड घटेगी तो जो पेट्रोल है उसकी डिमांड भी कम होगी। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड में नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी कि ऑपोजिट इम्पैक्ट है। अगर चाय की डिमांड बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड कम हो जाती है, और अगर कॉफी की डिमांड बढ़ती है तो चाय की डिमांड कम हो जाती है ड्यू टू प्राइस। और आ गया रीअकरिंग डिमांड एंड रिप्लेसमेंट डिमांड। रीअकरिंग डिमांड यानी कि एक चीज की डिमांड डेली करना, बार बार करना, जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, या दिन में 2 बार भी ले रहे हैं, दिन में 4 बार भी ले रहे हैं, वो कंज्यूम बढ़ गया है, हमारा कंजप्शन बढ़ गई है, तो दैट इज रीअकरिंग डिमांड, बार बार होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर डेली चाहिए। ठीक है, टी, चाय, स्नैक्स। ठीक है, खाना भोजन 3 टाइम चाहिए, दैट इज रीअकरिंग डिमांड। देन रिप्लेसमेंट डिमांड। रिप्लेसमेंट यानी कि जिनको हमें बदलना ही पड़ता है, कुछ टाइम के बाद हम उसको बदल ही देते हैं। यानी कि हम लेते तो उसको ड्यूरेबल के मोटिव से हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के मोटिव से हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खराब होने लगती है चीजें, यानी कि वेयर एंड टीयर लग जाता है उस पे। फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज, फर्नीचर्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स, बाइक्स, ये सब क्या है, ये खरीदते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन बाइक भी आफ्टर 5 ईयर क्या कर जाती है, 5 ईयर उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, नई लेनी पड़ती है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर हमें नई लेनी पड़ती है, तो वो क्या हो गई, रिप्लेसमेंट हो। देन डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड वर्क कैसे करता है। डिमांड फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, डिमांड फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ये पूरा डिमांड फंक्शन है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डब वाई, ए, ई, पी, टी, ये सारा फंक्शन। पी एफ यानी मीन्स फंक्शन। पी एक्स मीन्स प्राइस, उस चीज का प्राइस क्या है। वाई का मीन्स उसकी सब्सिट्यूट का प्राइस। पी का मतलब तो प्राइस ही है, वाई का मतलब उसके सब्सिट्यूट का प्राइस, और जेड का मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस। हमने ऊपर सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट दोनों पढ़े ना। हाँ, तो प्राइस ऑफ उसके खुद का एक्स, वाई मतलब सब्सिट्यूट, जेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और डायरेक्ट अकेला वाई लिखा है, इट मीन्स इनकम, इनकम कितनी है कंज्यूमर की। ठीक है, देन ए लिखा है, ए का मतलब हम उस पे एडवर्टाइजमेंट कितनी कर रहे हैं, ए का मतलब एडवर्टाइजमेंट। ई का मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी कि फ्यूचर में प्राइस चेंज कितने हो सकते हैं। आपको पता है ना, डिमांड एक्सपेक्टेशन से भी फर्क करती है, ये हमने कोविड में देखा। कोविड में डिमांड एकदम से बढ़ गई, चीजें बहुत महंगी थी तब, लेकिन डिमांड भी उतनी ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले टाइम में फूड मिलेगा ही नहीं। देन पी मतलब पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है। देन टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, वो प्रोडक्ट को किस बेस से देखता है। देन प्राइस इफेक्ट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साथ ही साथ अपनी कॉपी पे। प्राइस इफेक्ट कैसे करता है, इनवर्स यानी कि नेगेटिव। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, प्राइस सॉरी प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा, डिमांड कम होगी, ये इनवर्स रिलेशन है। सब्स्टिट्यूट में क्या है,
ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि या तो ये या तो यो वो, यानी कि या तो टी या तो कॉफी। ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड दूसरे पे चली जाती है, दूसरे का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पहले पे आ जाती है। यानी कि अगर प्राइस टी का बढ़ जाएगा तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे इनके अकॉर्डिंग, और अगर कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग टी पे आ जाएंगे। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग टी पीने लग जाए। देन कॉम्प्लीमेंट्री, ये पॉजिटिव है एक दूसरे के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन एंड इंक, बटर एंड ब्रेड। ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का प्राइस फॉल होएगा तो दूसरे का भी फॉल होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनेट है, यानी कि अगर एक की डिमांड बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कार की डिमांड बढ़ जाती है, कार का प्राइस कम हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ने से अपने आप ही पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड किस पे वर्क करता है, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस पे वर्क करता है। हमने पढ़ा था ना कि लॉ ऑफ डिमांड मेन किसका पिक्चर है, प्राइस का, कि प्राइस के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये लॉ ऑफ डिमांड में दिखाया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर एक चीज का प्राइस बढ़ा तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे लिखा है अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी थिंग्स जो है उसको हम इक्वल लेके चले। ये थ्योरी ही है, हम बोलते हैं ना थ्योरी है, तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी दी हुई है। ठीक है, कि बाकी चीजें रिमेन इक्वल है, और एक की डिमांड बढ़ने से, एक का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो ये स्लॉपिंग डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लोअर प्राइस होंगे तो ही न्यू बायर आएंगे, अगर प्राइस हाई होंगे तो न्यू बायर अट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में ऐसा ही है ना, एक को छोड़ के हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ गया एक का, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी बोल देते हैं। देन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, ये देखो आपको एग्जांपल में दिखाया है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। प्राइस हमारा 15 है, डिमांड हमारी 50 है, प्राइस 20, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड हमारी 10 से कम हो गई, फिर प्राइस थोड़ा सा और बढ़ गया तो डिमांड हमारी और कम हो गई, प्राइस और बढ़ा, डिमांड और कम, लेटर प्राइस 35 आ गया, डिमांड देखो हमारी 50 से 10 रुपीज 10 आ गई, 10 कप पे आ गए हम 50 कप से। तो ये वही दिखा रहा है, पहले डिमांड हमारी 15 रुपए थे तो डिमांड 50 थी, फिर 20 रुपए हो गई तो हमारी डिमांड 40 हो गई, 25 हो गई तो हमारी डिमांड 30 हो गई, 30 हो गई तो हमारी डिमांड 20 पे आ गई, और एंड में 35 हो गई तो हमारी डिमांड 10 पे आ गई। तो ये नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है, ये जो हमने ये टेबल फॉर्म में दिखाया दैट इज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, टेबल फॉर्म में दिखाया दैट इज डिमांड शेड्यूल, और डायग्राम में दिखाया दैट इज डिमांड कर्व। ये देखो फिगर 1 डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड टेबल 1 डिमांड शेड्यूल, ये डिमांड शेड्यूल है। देन लॉ ऑफ सप्लाई आ गया, जैसे हमने कल डिमांड की पढ़ी थी, अब देन सप्लाई आ गया। सप्लाई में क्या बोल रहे हैं, सप्लाई में सप्लाई क्या करना चाहते हैं, सब इंक्रीज ही करना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई के साथ जो इसका रिलेशन है प्राइस का,
लॉ आ गया, लॉ ऑफ सप्लाई आ गया, इट मीन्स प्राइस के साथ ही करना है, बाकी चीजें रिमेन कांस्टेंट रखनी है। तो सप्लाई के साथ भी इसका कैसा रिलेशन है? सप्लाई के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज नहीं होगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई भी हम ज्यादा करेंगे अगर हमारे पास प्राइस ज्यादा है। ये सप्लाई फंक्शन पढ़ो, 2 मिनट, क्या लिखा है सप्लाई फंक्शन में, पढ़ो फटाफट। हाँ जी, पढ़ लिया। तो सप्लाई में क्या लिख रहे हैं वो, सप्लाई अब किस किस का फंक्शन है, पी एक्स। पी एक्स का तो सिंपल मतलब है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी की बात करें हम उसका प्राइस, ठीक है। देन इसमें पी आई आ गया, पी आई का मतलब है प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट कितना डाल रहे हैं, मशीन्स, बिल्डिंग जो हमने लगा रखी है सप्लाई देने के लिए, या जो रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एजेंट्स वो सब है उनकी। देन टी यानी कि टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू यानी कि वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशन क्या है, ठीक है, जैसा वेदर होएगा वैसे ही सामान सप्लाई करेंगे ना हम। जीपी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बनाती हैं जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने निकाल दी कि कोई भी हैजर्ड गुड यानी कि कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बिकेगा, मान लो, तो क्या होएगा, गवर्नमेंट की वजह से जो भी ठेके वगैरह हैं वो सब बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी लग गई वहां पे, तो वहां सप्लाई काम नहीं करेगी, तो सप्लाई का ही फंक्शन है ये। ये देखो, पढ़ो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या लिखा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं इसमें ये, इसमें वो बोल रहे हैं कि पॉलिसीज यानी कि अगर वो सब्सिडीज दे देते हैं, मान लो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर उन्होंने सब्सिडी निकाली, ठीक है, तो लोगों ने उस चीज की सप्लाई भी बढ़ गई और उस चीज की डिमांड भी बढ़ गई। सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व सेम उसी की तरह है, अगर हम उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सप्लाई शेड्यूल है। ये देखो, प्राइस एक था, सप्लाई एक थी, प्राइस दो हुआ, सप्लाई दो हुई, प्राइस दो, प्राइस तीन हुआ, सप्लाई तीन हो गई, चार हुआ, चार हो गई, ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं। तो ये टेबल में अब उन्होंने वही दिखा दिया, मतलब पुराने वाला डिमांड वाला दिखा दिया। अब उल्टा हो गया, क्वांटिटी 10 दे रहे हैं, 15 रुपए में 10 ले रहे हैं हम, प्राइस बढ़ा तो हमने अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दी, 20 रुपए की 20 लेने लग गए, 25 की 30 लेने लग गए, 35 की 40 लेने लग गए, और 35 की 50 लेने लगे, 30 की 40 लेने लगे। यानी कि प्राइस के बढ़ने से हमने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी, इसलिए इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड की ओर है। उसका ऐसा था ना डाउनवर्ड, इसका क्या है, अपवर्ड। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, प्राइस इज डिटरमाइन इन फ्री मार्केट बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, वी कैन अंडरलाइंग थ्री डायनेमिक लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। क्या करेंगे, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाईज, प्राइस टेंड टू राइज, व्हेन इक्वली
इक्वालिटी सप्लायर इज ग्रेटर देन इक्वालिटी डिमांडेड, प्राइस टेंड टू ऑल फॉर। क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कैसे, तीन तरीके से दिखाएंगे। पहले तो सप्लाई के बढ़ने से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ज्यादा सप्लाई कर दी हमने चीजों की तो डिमांड कम हो गई, ठीक है। अब देन सेकंड क्या बोल रहे हैं, प्राइस के राइज होने से, डिफरेंट बिटवीन क्वांटिटी सप्लायर एंड क्वांटिटी डिमांड। जितना ज्यादा दोनों में डिफरेंस होएगा, सप्लाई और डिमांड में जितना बड़ा डिफरेंस होएगा, प्राइस उतना ही एक्सीडली फॉल करेगा और इतना एक्सीडली राइज करेगा। अगर तो डिमांड में ज्यादा एक्सेस है तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर सप्लाई में ज्यादा एक्सेस है तो डिमांड तो प्राइस कम हो, मतलब यानी कि हम सप्लाई ज्यादा कर पा रहे हैं तो प्राइस कम होएगा। अगर हम ज्यादा डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं तो जिसपे मतलब कि प्राइस का अब चेंज रहा ही नहीं है, इक्वल आ गए हैं दोनों, तो उस केस में क्या होएगा, हमारा क्या आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम निकल आएगा। ये देखो, ये डिमांड कब है, ऊपर से नीचे जा रही है, ये सप्लाई कब है, नीचे से ऊपर जा रही है। जिस पॉइंट पे इन्होंने आपस में कट किया, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर है, उतनी ही चीज की डिमांड है जितनी उस चीज की सप्लाई है। ये देखो, थर्ड केस में सप्लाई भी 6 है और डिमांड भी 6 है। दोनों का जो ये गैप है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या है, इक्वल है। ये देखो यहाँ पे लिखा है मार्केट कंडीशन, डिमांड हमारी 2 थी, सप्लाई हमारी 10 थी, यानी कि सप्लाई ज्यादा है तो सरप्लस, डिमांड 4 थी, सप्लाई ज्यादा थी, फिर सप्लाई ज्यादा है तो सरप्लस, 6 पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब डिमांड 8 की है, सप्लाई 4 ही कर पा रहे हैं तो क्या है, शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। तो यानी कि ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसके इस पॉइंट के नीचे क्या होगी, शॉर्टेज होगी, और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सरप्लस होगी। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कौन सा है इसमें से, जल्दी बताओ। नहीं, ए तो नहीं है, ए तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मोबाइल लिया है तो चार्जर भी तो लोगे ही ना, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। ठीक है, तो सॉल्ट और पेपर आ सकते हैं। देन शुगर एंड हनी, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इन मैनी रेसिपीज, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड टू इज टू। अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया तो हनी और शुगर क्या है, एक दूसरे के लिए यूज किए जा सकते हैं, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड क्या क्या शो करेगी, डिमांड
हनी की डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, डिमांड फॉर हनी विल बी इंक्रीज। देन थर्ड, which of the following is a non price determinant of supply of wheat? यानी कि वीट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि वो प्राइस डिटर्मिनेंट का पार्ट नहीं है। टेक्निक भी था, है ना, प्राइस भी था, ठीक है, उसकी इक्विपमेंट सब्सिट्यूट गुड भी था, तो लास्ट पॉइंट आएगा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट फार्मिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट। उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सेलर वुड ऑफर डैश फॉर सेल एज प्राइस डिक्रीज एंड thus द सप्लाई कर्व इज डैश स्लोपिंग। सप्लायर ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, प्राइस कम हुआ तो सेल पे क्या सप्लाई क्या होगी, तो प्राइस सेल क्या होएगा, लेस, लेस पे हम देंगे तभी हमारा प्राइस क्या है, डिक्रीज होएगा। हमने बोला ना पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एक प्राइस सप्लाई कम है तो प्राइस भी कम है, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसकी स्लोपिंग कैसे है, स्लोपिंग अपवर्ड है। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर बेटा आज का। देन ये थर्ड चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, चैप्टर कंप्लीट हो गया थर्ड। नेक्स्ट कल हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट ऑफ कर्व प्राइस, प्राइस मैकेनिज्म। यानी कि जो डिमांड और सप्लाई का कर्व है वो मूवमेंट है जो शिफ्ट होती है, ठीक है, जो मूवमेंट चेंज होती है, इंट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, वो पढ़ेंगे कल। क्लियर है बेटा, आज का चैप्टर क्लियर है, एनी डाउट?